डॉक्टर परवीन सिन्हा कांग्रेस का दामन थामते ही कहा, दुनिया के नक्शे पर भारत को मजबूत बना सकते हैं राहुल गांधी। मेरा देश महान है और इसकी महानता इसलिए है कि देश की आजादी में कांग्रेस का ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जिस तरह कांग्रेस इस देश को विकासशील और मजबूत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, निश्चित तौर पर आज भी कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो देश को विश्व के नक्शे पर मजबूती दिला सकती है। यह बात ह्यूमन राइट्स वेलफेयर एंड जस्टिस एसोसिएशन के स्टेट ऑर्गेनाइजर डॉक्टर परवीन कुमार सिन्हा ने उस समय कहा जब वे कांग्रेस का दामन थाम रहे थे। डॉक्टर सिन्हा पूर्व में भाजपा से जुड़कर राजनीति कर रहे थे, लेकिन भाजपा में बहुत सारी कमियों को देखते हुए वे सासाराम लोकसभा के सांसद मनोज कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस का झंडा थामते हुए कहा कि देश के भविष्य राहुल गांधी हैं। उन्हें भविष्य का प्रधानमंत्री के रूप में भी देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं वह पूरा देश देख रहा है। जो रिपोर्ट बिहार दर्शन। जी नमस्कार। आज मैं डॉक्टर परवीन कुमार सिन्हा को रूबरू करा रहा हूँ। इनसे रूबरू करा रहा हूँ क्योंकि आप जान रहे हैं कि कल तक आप इन्हें ह्यूमन राइट्स वेलफेयर एंड जस्टिस एसोसिएशन के द्वारा इन्हें आप जानते हैं, लेकिन आज मैं इनसे रूबरू करा रहा हूँ क्योंकि ये कांग्रेस की राजनीति में आ गए हैं, कांग्रेस में आ गए। और कांग्रेस में क्यों आए हैं मैं इनसे रूबरू कराऊंगा। साथ ही साथ मैं इनसे एसोसिएशन के बारे में भी जानकारी लूंगा कि एसोसिएशन में क्या है, कांग्रेस में क्या है, क्या आपकी दिनचर्या है और कांग्रेस में आने का कारण क्या है, ये इनके जुबानी में सुनाऊंगा। परवीन जी बहुत बधाई, आज मौका मिला आपका इंटरव्यू करने का। मैं अपने आप को खुशनसीब समझ रहा हूं कि आप जैसे हस्ती का मैं इंटरव्यू करने। सो काइंड ऑफ यू। एक सवाल ये है कि कल तक आप ह्यूमन राइट्स वेलफेयर एंड जस्टिस एसोसिएशन के द्वारा जाने जाते थे डॉक्टर परवीन कुमार सिन्हा। बहुत बेहतर काम को आज अंजाम दिया है। लॉकडाउन से लेकर अब तक आम लोगों के साथ जुड़कर आप आम लोगों की मदद करते हैं, जो समाज हित में है, जो जनहित में है। लेकिन अचानक आप कांग्रेस ज्वाइन किए और वो भी आप ज्वाइन किए, क्यों ज्वाइन किए? सांसद मनोज कुमार के नेतृत्व में आपने ज्वाइन किया है, उसकी भी एक चर्चा है। आज हम लोग उसी पे बात करेंगे। क्या कारण रहा है कि कांग्रेस आपने ज्वाइन किया? देखिए, कारण बहुत ही छोटा है लेकिन उसका रहस्य बहुत गहरा है। किसी भी बीजेपी में आप थे, सक्रिय रूप में थे, बीजेपी के बड़े बड़े प्रोग्रामों को आप अंजाम दिए, अपने यहाँ भी प्रोग्राम किए। क्या कारण रहा कि बीजेपी से अचानक मुंह मोड़ते हुए आप कांग्रेस की ओर भागे? नहीं, ये तो विचारधारा की लड़ाई है। कभी कभी क्या होता है कि बाप बेटा का विचार भी मिलता है और छूटता है। ये तो पार्टी की बात है। बाप बेटा में टकराव होते वैचारिक मतभेद होता है, ये तो पार्टी की बात होती है। पार्टी में जुड़ने के पीछे भाई प्रोफेशन में डॉक्टर हूँ तो मेरे पास तो खाने कमाने के लिए सब कुछ है ही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी राजनीतिक दल के साथ मैं जुड़ूं, उसके पीछे कहीं ना कहीं देश हित की बात आती है कि मेरा मेन विजन क्या है, मैं सोचता क्या हूँ। तो मेरा सोच था कि देश हित में मेरे द्वारा ऐसा क्या किया जाए कि कुछ हद तक देश हित में कुछ कार्य हो सके। जब मैंने विचार किया, जब देखा तो मुझे लगा कि शायद ये पार्टी मेरे लिए नहीं बनी। कौन सा? जिस पार्टी के बारे में बात करते, भाजपा की बात कर रहे थे। जी हाँ, मैं खुल के बात कर रहा हूँ कि मुझे ये महसूस हुआ कि शायद ये पार्टी मेरे लिए नहीं बनी, क्योंकि बचपन जो मेरा गुजरा है वो कह सकते हैं जिस जगह मैं रहता हूँ वहाँ पे हिंदुस्तानियों के बीच हिंदुस्तानियों के बीच में गुजरा है। हमारे अगल बगल पास पड़ोस गली मोहल्ले में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग रहे। उसी को तो हिंदुस्तान कहा जाता है। जी हाँ, उसी को हिंदुस्तान कहा जाता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई का नारा है। जी 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 जी। और यहाँ सबसे बड़ी चीज है कि भाईचारगी है जी। और जिस शहर में हम लोग हैं, सासाराम शेरशाह की नगरी, माँ तारा चंडी की नगरी है, सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ का एक इतिहास ही अलग है। आज भी उसी इतिहास को लोग जब देखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं तो ये कहते नजर आते हैं कि वाह सासाराम वाह। और आप तो उस जगह पे रहे हैं जहां आपके आस पास पड़ोस में हर धर्म के, हर वर्ग के लोग रहे हैं, बावजूद उसके आप बीजेपी में गए थे। बीजेपी में गए थे इसलिए नहीं कि बीजेपी बात सिर्फ
कॉमनल बातें करती है, ये सोच के मैं नहीं गया था। मैंने बीजेपी के पास जाने के पीछे मेरा सिंपल लॉजिक था कि उस समय ऐसा मोटिवेशनल चीजें चल रही थी, ऐसे लोगों को दिमागी तौर पे पलायन करने पे मजबूर कर दिया जाता था कि लगता था कि भाई इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन अंदर में जाने के बाद समझ में आया कि नहीं, शायद हमारा यह फैसला गलत था। हम देश हित की बात करेंगे, हम जनहित की बात करेंगे, हम सारे समाज की बात करेंगे, हम उस देश की बात करेंगे जहां पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिल करके रहते हैं और सबके विकास के बारे में बातें होती हैं। लेकिन अंदर जाने के बाद समझ में आया कि हालात ये है कि सिर्फ एक कौम को उठा करके 24/7 कहीं टीवी देखिए, कहीं कुछ देखिए तो एक ही कौम पे बातचीत चल रही है। भाई क्या है, कौन सी बात? आपको ये तो बताने की पत्रकार साहब जरूरत नहीं कौन सी बातें चल रही है, फिर भी खुला जाए, क्योंकि आपके चाहने वाले लोग जानना चाह रहे हैं कि आप क्या खुलकर बात करना चाहते हैं। नहीं, खुल के जो बात की जाए तो मेरा खुल के मानना यह है कि किसी एक धर्म को टारगेट करना अच्छी बात नहीं है। उस धर्म के लोगों ने देश के लिए कौन कौन से शहादत दी उसे नहीं भूलना चाहिए। यानी आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं? जी हाँ, कुछ करें मुसलमानों की बात। अगर कौम पे ही बात की जाए तो हमें इस देश में शहादत देने वाले मुसलमानों की संख्या की कमी नहीं है, ऐसे हुए हैं। और बहुत दूर जाने की बात नहीं करते हैं हमने तो एक जीता जागता एग्जाम्पल अपने जीवन काल में देखा है, जिनको हम बोलते हैं मिसाइल मैन, कमाल साहब, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी आपने देखा होगा कि एक तरफ अजान का, एक तरफ हनुमान चालीसा बजता था, वैसे जगह से वो बिलोंग करते, कभी उन्होंने तो हिंदू मुस्लिम की बातें नहीं करी। तो ये क्यों, कैसे हो रहा है? ये कहीं ना कहीं पेनफुल कंडीशन क्रिएट करता है हम भारतीयों के लिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम किसी एक को टारगेट नहीं कर सकते। अच्छा, एक सवाल है डॉक्टर साहब, क्योंकि आप ह्यूमन राइट्स वेलफेयर एंड जस्टिस एसोसिएशन से भी जुड़े हुए थे और उसके आप स्टेट ऑर्गेनाइजर हैं जी, तो उसमें तो समाज हित में, जनहित में तो काम हो ही रहा था जी। लॉकडाउन के पीरियड में आपने बहुत बेहतर काम को अंजाम दिया है। मैंने खुद देखा है जी कि जितने भी लोग आना जाना जो लोग कर रहे थे, सबको आप भोजन से भी सेवा दे रहे हैं, कपड़े से भी सेवा दे रहे हैं, दवाइयों से भी सेवा दे रहे हैं, ये मैंने देखा है। बावजूद उसके आप राजनीति की ओर क्यों घुसे? देखिए, हमारा ह्यूमन राइट्स वेलफेयर जस्टिस एसोसिएशन एक एनजीओ है और एनजीओ का अपना एक अधिकार क्षेत्र होता है। लेकिन मुझे लगा कि अगर समाज को सही में कुछ मदद करना है तो इसके लिए मजबूती की बहुत आवश्यकता पड़ती है। पावर, यहाँ जो भी कुछ हो रहा है पावर के लिए ही हो रहा है। हाँ, लेकिन पावर का यूटिलाइजेशन क्या रोल मायने रखता है कि मेरे पास पावर है, उस पावर को मैं कहाँ यूज कर रहा हूँ। अगर एक इंसानियत के लिए कर रहा हूँ, अच्छे विकास के लिए कर रहा हूँ तो वो पावर है। अदरवाइज वो दिखावा है, लोग दिग्भ्रमित होते हैं, मत भ्रमित हो जाते हैं और उसका बुरा प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है। पूरे वर्ल्ड इसको देख रहा है कि एक पावर का मिसयूज करने का कंडीशन क्या है कि आप देखिए क्या तापमान की स्थिति होगी। आप देखिए ना, इस गर्मी में कभी आपने सोचा कैसा क्यों हो रहा है? पूरे वर्ल्ड में आग लगी हुई है, प्रकृति रौद्र रूप में है, जल संतुलन बिगड़ गया है, पहाड़ें ढह के गिर रही है, नदियां उफान मार रही है। कहीं गर्मी इतना है कि आप यूरोप में जाके देखिए, यूरोप में लोग जाया करते थे इस सीजन में एंजॉय करने के लिए और आज यूरोपियन ठंडा खोज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो ये पावर का मिसयूज ही हुआ है ना। तो मैं उस पावर की बात करता हूं जिस पावर से समाज हित, देश हित और राष्ट्र का सुदृढ़ निर्माण हो, उसकी मैं बात करता हूं। और मुझे लगता है कि वो इकलौता एक ही पार्टी है जिसके पास वो चीजें हैं, वो है कांग्रेस जी। हमारे अभी देश के प्रधानमंत्री भी तो काफी चर्चे में है, देश तो देश विदेशों में चर्चे में है। देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी का जो भी अपना विजन है वो ठीक है, लेकिन अगर विजन है और जबरदस्ती हमें खुद ही बोलना पड़े कि हमने ये किया वो किया, तो अपने आप में हास्यास्पद है। ये तो जनता देखेगी कि जो भी किया गया वो किस हद तक सही है, किस हद तक नहीं है। इसका फैसला तो जनता जनार्दन ही करती है ना। वो तो एक सवाल है, चूंकि अब तो आप कांग्रेसी हो गए हैं, फिर भी एक सवाल मैं ये करना चाह रहा हूँ कि अभी वर्तमान प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी हैं, उसके पूर्व में एक नहीं कई एक प्रधानमंत्री रहे हैं, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे हैं, राजीव गांधी रहे हैं, इंदिरा गांधी रही हैं, इस तरह से अनगिनत। तो उनके कंपेयर में आप वर्तमान प्रधानमंत्री को किस रूप में देखते हैं? देखिए, कंपेयर
जो करने की बात होती है उसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि जो बंदा खुद ही अपने मुंह से अपना कंपेयर करता है तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं। कंपेयर करने का काम जनता जनार्दन करती है। वो चीजें आप खुद पत्रकार है, आप समझ सकते हैं कि लोगों को चिल्ला चिल्ला के हर एक माध्यम से बोलना पड़ रहा है कि हमने किया, ये किया, वो किया, वो किया। अरे भाई साहब, जनता देख रही है कि आपने क्या किया, इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सबको समझ में आ रहा है। बात वहां पे आती है कि अगर जनता खुद कहे कि नहीं नेहरू जी ने ये किया था और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये किया, तो जनता की बात को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि जनता ने ऑब्जर्व किया, जनता ने उस चीज को समझा है। लेकिन पार्टी के लोग खुद ही अपनी बात मुंह से ये बातें बोलते हैं, मतलब कहीं ना कहीं कोई कमियां हैं जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। तो एक सवाल ये है कि जिस तरह से कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं कि कांग्रेस ही देश को बचा सकता है, कांग्रेस ही देश को बढ़ा सकता है, कांग्रेस ही देश के वजूद को कायम रख सकता है, क्योंकि आप कांग्रेसी हैं इसलिए कांग्रेस 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 किए हुए हैं। लेकिन देश के लोगों ने ही ना मोदी को सपोर्ट किया, भाजपा को सपोर्ट किया, तभी आज मोदी मोदी बने हुए हैं। इसको कैसे अपना कर सकते हैं? देखिए, देश में जो स्थिति होती है वो एक परिवार की स्थिति है। परिवार से देश बनता है, समाज बनता है। जैसे कि हमारे घर में 4 बच्चे 5 बच्चे हैं, उनको अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छा लाइफस्टाइल मिल रहा है, उसके बाद भी वो उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है पड़ोस में झांकने का, ये हो सकता है कुछ और अच्छा हो। लेकिन वही बच्चे जब पड़ोस में घूम के चले आते हैं, फिर अपने घर में आते हैं और बोलते हैं शायद मैं यहीं पे ठीक हूँ। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कल तक यानी आपके पूर्वज कांग्रेस में थे जी, बीच में थोड़ा सा भटकन हुआ था जी, अब आप सही जगह पे आए जी। क्या लग रहा है, कांग्रेस की लाइफ क्या लग रही है? देखिए, कांग्रेस की लाइफ बहुत क्लियर है, बहुत क्रिस्टल क्लियर है। अगर हम नेहरू जी के जमाने से उठाएं तो एक रजवाड़े परिवार को क्या जरूरत थी जेल जाने का, क्या जरूरत थी अपने लाइफ स्टाइल को गिराने का? आराम की जिंदगी जी रहे थे, न जाने कितनी बार जेल गए। अपनी विरासतों को उन्होंने देश को दे दिया। जैसा कि मैं कंफर्म उसके बारे में मेरा वो कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन मैंने सुना था एक जगह कि देश में उनके द्वारा कई करोड़ रुपए दान दिए गए थे अपनी प्रॉपर्टी से, और उस समय जो बजट था, बजट से थोड़ा बहुत ही कम पैसा था, 1 साल के बजट के इक्विवेलेंट उन्होंने दान दिया। क्या जरूरत थी? अरे भाई, राजा है, और राजा अगर एक ऐसी स्थिति में आ जाए, आंदोलनकारी की स्थिति में आ जाए, जेल जाए, अंधेरे में जाए, अंग्रेजों का प्रताड़ना को सहे, क्यों सहेगा? जैसा आप डॉक्टर साहब बता रहे हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं परिवारवाद किए हैं। जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी। अच्छा, ठीक है, सोनिया, मतलब इस तरह मैं समझ गया। एक क्या कांग्रेस में और नहीं है क्या? सर, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक डॉक्टर के लिए उसकी इच्छा होती है उसका बच्चा भी डॉक्टर बने, ठीक है, क्योंकि वो बच्चा अपने घर में वो परिवेश को देखता है, एक कंफर्ट जोन क्रिएट होता है कि नहीं, मेरे डैडी डॉक्टर हैं तो कुछ चीजें मैं समझ रहा हूँ, और अगर इसमें मैं अपना करियर ढूंढूं तो शायद अच्छा हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि नहीं, मैं कुछ और करूंगा। ठीक वैसे पॉलिटिक्स भी ऐसा नहीं है कि सिंपल आप ट्रेडिशनल तरीके से चले आ रहे हैं। वो का इन्वॉल्वमेंट जो होता है उस तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनका वो काम हो जाता है कि उनको यही करना ही करना है। तो आप ये भी तो बात कह सकते हैं ना कि अगर उस परिवार में लगातार परंपरागत तरीके से लाया गया कि पहले नेहरू जी आए, फिर इंदिरा जी आए, फिर राजीव जी आए, तो शहादत की बात करने से आप क्यों हटते हैं? शहादत की बात कर लीजिए ना, उसी परिवार ने इस देश के लिए शहादत दिया था, वो हम क्यों भूल रहे हैं? तो ये सब बेकार की बातें हैं। और आप देख तो लीजिए ना, अगर जो भी लोग ऐसा बात करते हैं तो देखो उनके पार्टी में क्या हो रही है। ऐसे कौन से लोग हैं जो ये बात को बता रहे हमारी बात हमारा बेटा नहीं है? ये तो बताने की जरूरत आपको नहीं, आप पत्रकार है, आप जानते हैं हर एक पार्टियों में चीज चला रहा है। तो ये चीज को मैं खारिज करता हूँ, ये चीज बहुत ज्यादा मायने रखता है। जो डिजर्व करता हुआ है ना, वो तो जनता के मूड पर निर्भर करता है ना। हमने अपने बेटे को कहा कि आप आकर राजनीति में आ जाओ, अब मेरे बेटे के पास वो विजन नहीं हो, उसको वोट ही नहीं मिलेगा, तो हारेगा कि जीतेगा? बस वही बात है कि अगर कोई बेटा अपने पिता के रास्ते पे आया है तो बेटा ने अपने आप को इस व्यवस्था में प्रूव किया है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला है तभी वो आया है। हमारे चाहने से हमारा बेटा नहीं आ सकता, वो जनता जनार्दन के चाहने से आएगा। हाँ, बात को डाइवर्ट करने के लिए आप बोल सकते हैं कि हम वंशवाद कर रहे हैं,
ये गलत है। देखिए डॉक्टर परवीन कुमार सिन्हा, मैंने बताया कि आज इनसे मैं रूबरू करा रहा हूं, तो रूबरू मैं करा दिया हूं। जाहिर चीज है कि जिस टॉपिक पे या जिस विषय पे बात हो रही है, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चूंकि लाइव हो रहा है और ये कांग्रेस में आ चुके हैं। और कांग्रेस को आप जान रहे हैं कि कांग्रेस का वर्तमान में नारा है, जन जन की आवाज, देश का गौरव, कांग्रेस एकजुट हो भारत। जाहिर चीज है कि इस आवाज में आवाज मिलाते हुए डॉक्टर परवीन कुमार सिन्हा ये बताते नजर आ रहे हैं कि नई सुबह की शुरुआत, विश्वास, विकास और हर हाथ में शक्ति हो। ये डॉक्टर परवीन कुमार सिंह ये बता रहे हैं, चूंकि कांग्रेस का ये नारा है, कांग्रेस की ये आवाज है और कांग्रेस की ये बुलंदी है। जाहिर चीज है कि ये कहते नजर आ रहे हैं कि देश के प्रति अगर कांग्रेस ने अपने आप को कुर्बान दिया है तो देश आज नजर भी आ रहा है। जाहिर चीज है कि देश के प्रधानमंत्री कहा जाए या नेहरू परिवार को कहा जाए, जिन्होंने कुर्बानी देने का काम किया है, देश के प्रति अपने आप को कुर्बानी दिया है, तो कुर्बानी की जब बात हो रही है तो राहुल गांधी किस रूप में कुर्बानी दे रहे हैं? देखिए, एक चीज आप करना भूल गए कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। हाँ, ये तो डायलॉग है हमारे राहुल गांधी जी का जी, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत का दुकान। तो आप सोच सकते हैं एक ऐसा युवा जिसके पास कहने को क्या नहीं है, कौन सा पावर है जो उसके पास नहीं है, कौन सा चीज उसको अपने परिवार से नहीं मिल सकता है, लेकिन उसके बाद भी उनके द्वारा पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किया गया। उसके बाद भी अभी तक उन्होंने शादी नहीं करी। क्यों? कि उनको लगता है कि शादी से भी जरूरी बहुत बड़ी चीज है, वो है जिनकी कम से कम शादियां हो चुकी है उनको सुरक्षित किया जाए, उनके बाल बच्चे और आद आबाद को सुरक्षित किया जाए। मतलब कि हिंदुस्तान की पूरी जनता ही उनका परिवार है। राहुल गांधी हमारे किसी शादी के मोहताज नहीं है, अभी उनके नजर में पूरा हिंदुस्तान ही उनका परिवार है। ये तो बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं जी, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकेंगे या सपना ही रह जाएगा? देखिए, ये तो आप मीडिया वालों का कहना है कि सपना है तो पप्पू है, किनके कहने पे आप लोग बोल देते हैं। बात आप भी समझते हैं कि जो फैक्ट क्या है। एजुकेशन लेवल पे हम बात करें तो मुझे नहीं लगता कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का एजुकेशन लेवल कुछ ही खास लोगों के पास होगा। कुछ खास लोग नहीं होते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा, इवन उनका फिटनेस अपने आप में युवाओं के लिए आइकॉन बना हुआ है। मैं भी हूं, आप भी तो हैं भाई, टी शर्ट पहनकर इंटरव्यू दे रहे हैं जी। जिस तरह राहुल गांधी टी शर्ट पहनते हैं तो आप भी टी शर्ट पहने जी। तो वही है कि हम युवाओं के लिए एक मार्गदर्शक हैं, प्रेरणा स्रोत हैं वो। और हमें तो लगता है कि इतना एनर्जेटिक होना, काश मुझे भी भगवान कुदरत खुदा अल्लाह मुझे इतना ताकत दे कि मैं भी उन्हीं तरह इतना एनर्जेटिक बन सकूं और कांग्रेस के लिए कुछ अच्छा कार्य कर सकूं। देखिए, कांग्रेस और कांग्रेस के यहाँ मुरीद कहा जाए, कांग्रेस के लिए दीवानगी कहा जाए, डॉक्टर परवीन कुमार सिन्हा के अंदर देखा जा रहा है। जिस तरह ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी हमारे आइकॉन के रूप में है और कहीं ना कहीं देश के हित में अगर कोई काम कर सकता है तो राहुल गांधी ही काम कर सकते हैं। और रही बात इस देश के बारे में, देशवासियों के बारे में, ये कहते नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी को भी एक बार देखा जाए, मौका दिया जाए, तभी इस देश को आगे बढ़ते लोग देख सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही, फिर आगे मैं आपसे रूबरू कराऊंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। बिहार दर्शन से असलम परवेज।